मतलब अलग है। यहाँ पे जो वेतन 1,80,000 आया था उसको हम नहीं ले सकते। यहाँ पे वेतन का मतलब अलग होता है, वेतन से आता अलग होता है, वेतन हमें अलग से करना पड़ेगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, उसकी वेतन से करोगे आय की गणना करने बोला जाता है कि शकल कुल आय की, शकल वेतन की गणना करने बोला जाता है। जो भी बोलेंगे हम उसी को गणना करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या किस तरीके से करना है। फ्रेश सॉल्यूशन, वर्किंग नोट, हेडलाइन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सब बताया जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए, कुछ समझ नहीं आता तो पूछिए कि क्या समझ नहीं आया, क्या समझ आया। हाँ, अगर अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखना, वरना नोटिफिकेशन रोज नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, 12th का भी अकाउंट स्टार्ट हो चुका है, सब कंटिन्यू चलते रहेगा, आपको रोज वीडियो मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और समझ आया तो बोलना कि अच्छा समझ आया, नहीं आया तो बोलना कहाँ समझ नहीं आया, लेकिन सब कुछ बोलना। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन बनाएंगे। और सॉल्यूशन में आपको सारा डिटेल देते जाऊंगा, वहाँ पे सारा डिटेल बता दूंगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है, क्या उसका पहचान है, नहीं है, कितना करोगे होता है, कितना करमुक्त होता है, भत्ता, अनुलाभ, सब चीज़ का वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ ले, तो उसके बाद हम बनाएंगे सॉल्यूशन बोर्ड में वो भी। तो यहाँ पे दिया गया है, गत वर्ष में श्री श्यामलाल कार्यालय में 18,000 मासिक वेतन पर कर्मचारी था। ठीक है, एक कार्यालय में श्यामलाल 18,000 में काम कर रहा था, वेतन मिल रहा था 18,000। वहां एक गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य भी था, एक अप्रामाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य था। गैर मान्यता प्राप्त मतलब अप्रामाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य था, जिसमें वहां अपने वेतन का 10% अंशदान करता था तथा उसके नियोक्ता भी उतने ही अंशदान करता था। वो भी 10% जमा करता था अपने वेतन का पैसा बचा के, और उसका मालिक भी उसके अप्रामाणिक प्रोविडेंट फंड में 10% से ही जमा करता था, दोनों समान करता था। अब यहाँ पे अप्रामाणिक प्रोविडेंट फंड में जमा कर रहा है तो उसमें हमें कोई मतलब नहीं है, करमुक्त है, लेकिन उसमें से पैसा जमा करोगे मतलब निकालोगे, आहरण करोगे, वहां से पैसा निकालोगे तो सीधा 50% करोगे होता है, सीधा 50% में अपने को करोगे में शामिल करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जमा करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 12% से ज़्यादा पर टैक्स लगता है अंशदान का, और जो पैसा जमा हो जाता है वो 9.5% से ज़्यादा पर टैक्स लगता है, करोगे होता है, वो किस में, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वो सब केस रहता है। वैधानिक प्रोविडेंट फंड और अप्रामाणित प्रोविडेंट फंड, इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं रहता है, बीच में प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में वो सब केस आता है। तो यहाँ पे मालिक जमा करे, कर्मचारी जमा करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा जब निकालेंगे तो सीधा 50% करोगे होगा, करोगे आय में हमें उसको शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे तो जमा किया, बाकी कुछ नहीं किया। अब 1 अगस्त 2021 को उसने त्याग पत्र दे दिया, उसी दिन 20,000 मासिक वेतन पर किसी अन्य कार्यालय में सेवारत हो गया। मतलब जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी को छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया। किस दिन, 1 अगस्त को, 1 अगस्त 2022 को। ठीक है, आपका जो पुराना बुक है 2021 दिया होगा, 2022-23 वाला बुक में, 23-24 वाला बुक में 1 अगस्त 2022 दिया। तो 1 अगस्त को ही वो त्याग पत्र दे दिया जिस कंपनी में काम कर रहा था, छोड़ दिया कंपनी। अब छोड़ के उसी तारीख को, उसी अगस्त महीना में, उसी 1 तारीख को किसी दूसरे कंपनी में गया, ज्वाइन हो गया वहीं पे जाके, और ज्वाइन हो गया। वहां से कितना मिल रहा था वेतन, 20,000 मिल रहा था, 20,000 रुपये वेतन वहां पे मिल रहा था। उसके बाद गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में से अब देखो, वो गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड था वो दूसरी कंपनी में, लेकिन जब नया कंपनी में आ गया तो उस गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में से कितना पैसा मिल रहा है, पूरा 80,000 रुपये उसको मिल रहा है, वो प्राप्त हो रहा है, उसको निकाल रहा है। अब मैं अभी भी बोला था आपको कि गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में आप पैसा जमा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसा निकालोगे आपको प्राप्त होगा वहां से, तो सीधा 50% करोगे होगा। तो जो 80,000 मिला इसका 50% यानी कि 40,000 पूरा करोगे आय में शामिल होगा, वेतन में। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, प्रोविडेंट फंड पर 20,000 रुपये का ब्याज सहित है, यानी कि ये जो 80,000 रुपये निकाले हैं इसमें ब्याज व्याज सब जोड़ के 80,000 ही है। ठीक है, अलग से हमें कुछ काटने पीटने की जरूरत नहीं है, खाली 80,000 का 50% काट के हम करोगे आय में शामिल कर देंगे बस। उसके बाद क्या बोला गया, जिसमें आधी राशि नियोक्ता का अनुदान है, ब्याज है, सब है, नियोक्ता का अनुदान, कर्मचारी का अनुदान, ब्याज व्याज सब समेत मिला के फंड में जमा हुआ था, उसका 80,000 बस निकाल रहे हैं, और उसी के अंदर सभी का अनुदान मिक्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्याज व्याज है,
जितना भी मिलेगा उसका 50% करोगे होगा, बस इतना जानना है और कुछ नहीं। वो किसका अनुदान रहे, उसके किस में ब्याज का शामिल रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे, अपने नवीन सेवा काल में, मतलब वो पहले कंपनी छोड़ दिया, अब दूसरे कंपनी में जो आ गया 1 अगस्त में, जहां 20,000 वेतन मिल रहा था दूसरी कंपनी में, वहां पे नवीन सेवा काल में क्या हो रहा है, अपने नवीन सेवा काल में उसने अपने मूल वेतन का 15% एक मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो नवीन सेवा काल में आ गया था, अब नवीन सेवा काल मतलब नया कंपनी जहां पे आ गया है, पहले वाला छोड़ दिया, अब दूसरे कंपनी में आ गया, यहाँ पे आके वो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य बन गया। अब प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में कितना जमा करता है, वेतन का 15% तक जमा करता है, और उसका नियोक्ता मालिक कितना करता है, 20,800 रुपए। अब प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में खुद जितना जमा करेगा वो कर्मचारी, वो धारा 80C में कटौती मिलेगा, यहाँ पे उसका कोई रोल नहीं है, यहाँ पे वो कर मुक्त है। लेकिन उसका मालिक जो 20,800 जमा किया वो 12% तक छूट रहेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा कर हो गया रहेगा। तो 12% से जमा किया कि उससे कम जमा किया कि ज़्यादा जमा किया, वो हमें तब पता चलेगा जब वर्किंग नोट हम बनाएंगे, ठीक है, वहाँ पे पता चलेगा। अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन को। उसके द्वितीय नियोक्ता द्वारा उसको एक कस्बे, द्वितीय नियोक्ता मतलब जो सेकंड वाला कंपनी में आए हैं, पहला कंपनी छोड़ दिया वहां का मामला खत्म, दूसरे कंपनी में जो आए हैं, यहाँ पे जो मालिक हैं, उस मालिक ने उसको एक कस्बे जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है, एक किराए से मुक्त असुसज्जित मकान भी दिया है उसको, यानी कि सेकंड वाला कंपनी की तरफ से उसको एक असुसज्जित मकान मिल रहा है जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है। अब 10 लाख से कम है मतलब हमें 7.5% काटना है वेतन का, सीधी सी बात है यहाँ पे असुसज्जित मकान निकालने के लिए। अब ये सब आपको तब पता चलेगा, सब नियम कानून, जब आप नोट्स पढ़ोगे। नोट्स की सख्त जरूरत है आपको, नोट्स है तो पढ़ो, याद करो, नहीं है तो टेलीग्राम चैनल में जाओ या कमेंट में बताओ नोट्स नहीं है सर, नोट्स प्रोवाइड करो, तो आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नोट्स आपको पढ़ना जरूरी है, बिना नोट्स का इनकम टैक्स नहीं बना सकते। किराए से मुक्त मकान दिया गया है जिसका नगर पालिका द्वारा किया गया मूल्यांकन 2000 प्रति माह। नगर पालिका कितना सेट करे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, मालिक ने हमें घर दिया है, जनसंख्या देखना और उसी के हिसाब से वेतन का हमें उतना उतना परसेंट काटना है। 10 लाख से कम था 7.5% काटेगा, बात खत्म है, यहाँ पे असुसज्जित का निकल जाएगा। नगर पालिका कितना किराया सेट करता है नहीं करता हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा काट दो, उसका कोई मतलब नहीं है, हमें उसको इग्नोर करना है। उसके कर 2023-24 का निर्धारण वर्ष के लिए वेतन से आय की गणना कीजिए। यह मानते हुए कि वेतन प्रत्येक माह के अंत में दिया होता है, प्रत्येक माह के अंत में दिया होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, वो 1 अप्रैल 2022 से लेकर के 31 जुलाई 2022 तक पहले कंपनी में काम कर रहा था, 4 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने काम किया 18,000 वेतन पर। उसके बाद वो कंपनी छोड़ दिया, अगस्त से कंपनी छोड़ दिया, अगस्त से दूसरा कंपनी ज्वाइन भी कर लिया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च पूरा 8 महीना दूसरी कंपनी में काम किया। तो इस तरीके से वहाँ पे महीने को गिनना है, ठीक है, अंत में दे हुआ। इसका मतलब है कि 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक नहीं गिनना है, 31 जुलाई तक गिनना है, और अगस्त से दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, दूसरे जगह काम किया है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे गिनना है, ये गिनने का काम आपको वर्किंग नोट में, नोट्स में जब बताएंगे सॉल्यूशन तब आपको पता चलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कोई टॉपिक ऐसा जो आपको समझ नहीं है उसको पूछो, और समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए आप देखते हैं, अपन बोर्ड में चलते हैं और इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। फ्रेश सॉल्यूशन, वर्किंग नोट, हेडलाइन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। कितना सारा इसका भत्ता करोगे होगा, करमुक्त होगा, जो सुविधा मिला उसको कैसे गणना करके, वर्किंग नोट सहित, साथ में फ्रेश सॉल्यूशन का भी, ठीक है। धीरे धीरे इसको समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आप कुछ समझ नहीं आया पूछो, कहाँ समझ नहीं आया, समझ आया तो भी बताओ सर ठीक समझ आया है यहाँ पे, ठीक है। पूछते रहना, बात करते रहना। और क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो गया है। तो चलिए अब हम श्यामलाल का करों के वेतन की गणना करने के लिए चलेंगे बोर्ड में और देखते हैं उसकी गणना कैसे किया जाता है, क्या उसका आंसर निकलता है करोगे वेतन के, ठीक है। चलिए फिर बोर्ड में चलते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज का 32 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन तक हो गया अपलोड। अब देखिए उसको, कुछ समझ नहीं आता है या फिर कुछ डाउट रहता है, जितना डाउट जितना समझ नहीं आता है उसको पूछो, आपको और क्लियर कर दिया जाएगा।
फिलहाल हम आए हैं दोबारा श्यामलाल के साथ। अभी हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम हेडलाइन डालेंगे। क्वेश्चन आपको एक बार समझा दिया हूं, अब हम डायरेक्ट हेडलाइन डालते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हेडलाइन डालेंगे हम लोग, उसकी वेतन से आय की गणना कीजिए, ऐसा बोल दिया। तो वेतन से आय की गणना कीजिए, इसका मतलब क्या है, करोगे वेतन से आय की गणना करने बोला जा रहा है। कौन है, श्यामलाल। तो श्री श्यामलाल की वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए, ये हमारा न्यू सेशन है, ठीक है। नया सत्र हमारा कितना है, 2023-24। श्री श्यामलाल का वेतन हम गणना करने अभी हो गया हेडलाइन। किसी को डाउट है इसमें, जिस चीज की गणना करने बोला जाएगा उसी को लेकर हमें हेडलाइन बनाना है। हो गया, यहाँ पे श्यामलाल का हेडलाइन डाल दिए। अब हम उसका वेतन से आय की गणना करेंगे, लेकिन यहाँ पे मसला देखो, क्वेश्चन में कितना बड़ा मसला है। 18,000 रुपए पहले मासिक वेतन पर कार्य कर रहा था, वो कर्मचारी था। बाद में क्या हुआ, वो और एक अप्रामाणिक प्रोविडेंट फंड का या फिर गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य था। अप्रामाणिक प्रोविडेंट फंड का सदस्य था। वहां उस प्रोविडेंट फंड में 10% के दर से अंशदान करता था, उसका मालिक भी उतना ही परसेंट से अंशदान करता था। अप्रामाणिक प्रोविडेंट फंड एक इलीगल फंड होता है, उसमें कितना भी पैसा जमा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें से जब पैसा निकालोगे तो सीधा 50% करोगे होगा, सीधा टैक्स भरना पड़ेगा उसमें। अब ये कोई भी दान दे, एटीसी में कोई कटौती नहीं मिलेगा यहाँ पे। कोई भी देखो यहाँ पे एटीसी का छोड़ो, यहाँ पे जो कर्मचारी अंशदान करे या फिर मालिक अंशदान करे उसको आप इग्नोर करो, यहाँ पे कोई देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इलीगल फंड है, कितना भी जमा करे कोई फर्क नहीं है, लेकिन निकालेंगे तो उसका आधा 50% सीधा टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। अब आगे क्या बोला गया है, 1 अगस्त 2021 को उसने त्याग पत्र दे दिया। वो जिस कंपनी में काम कर रहा था छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया, और उसी दिन से, ठीक है, उसी दिन से 20,000 मासिक वेतन पर किसी दूसरे कार्यालय में काम करने स्टार्ट कर दिया। तो उसको 2-2 बार वेतन मिल रहा है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल 2023 है, 1 अप्रैल 2022 है, 1 अगस्त 2022 को त्यागपत्र दे दिया था। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त को त्यागपत्र दे दिया था 22 को, ठीक है। 1 अप्रैल 2022 से 1 अगस्त को त्यागपत्र दे दिया, अगस्त महीने में त्यागपत्र दे दिया, तो अगस्त से पहले तक यानी कि जुलाई महीने तक काम किया था उस कंपनी में। तो अप्रैल, ये अप्रैल महीना, मई महीना, जून महीना और जुलाई, कितना महीना काम कर रहे हैं, अप्रैल मई जून जुलाई, 1 2 3 और 4 महीना। और अगस्त का 1 अगस्त को त्यागपत्र दे दिया, छोड़ दिया, वो कंपनी छोड़ दिया। तो यहां पे 4 महीने काम हो रहा है, यहां पे 4 माह, 4 महीने काम कर रहा है, 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2022 तक, 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 तक 4 महीने यहां पे काम किया, जिसका वेतन उसको कितना मिला है, 18,000 रुपए का 4 महीने के हिसाब से उसको वेतन मिल रहा है। अप्रैल महीना से देखो, हमारा वित्तीय वर्ष फॉलो करना है। अप्रैल महीने से स्टार्ट होता है, अप्रैल मई जून जुलाई महीने तक काम किया, और अगस्त महीने का 1 ही तारीख को यानी कि फर्स्ट दिन को, अगस्त महीने का पहले तारीख को ये कंपनी छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, और फिर वहां से छोड़ के उसी दिन किसी दूसरी कंपनी में गया, उसी दिन वो ज्वाइन हो गया उसी कंपनी में 1 ही अगस्त से। तो यहाँ पे 1 तारीख को तो नहीं लिया जाएगा, 1 तारीख को दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो गया तो वहां से गिना जाएगा, लेकिन 31 जुलाई तक यहाँ पे काम किया था। तो अप्रैल से जुलाई तक 4 महीने का वेतन, यहाँ पे इस कंपनी से चाहे वेतन मिले, आगे कोई भत्ता मिले, अनुलाभ मिले, जितना सारा चीज इसको मिलेगा पूरे 4-4 महीने का ही मिलेगा।
अब इसके बाद इस कंपनी को छोड़ने के बाद जो दूसरे कंपनी में गया था वो अगस्त महीने में गया था, तो अगस्त से लेकर के मार्च तक जो भी 7-8 महीना होता है उसका वेतन भत्ता जितना सारा सब उतने महीने के वहां पे मिलते रहेगा। अब इस कंपनी से इसको वेतन तो 18,000 मिला था 4 महीने का, तो 18 को 4 महीना 72,000 रुपए के यहाँ पे वेतन मिला था उसको। और क्या मिला है यहाँ पे, वो एक अप्रमाणित या गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य था, जहां पे वो वेतन का 10% अंशदान कर रहा था तथा उसका नियोक्ता भी उतना ही जमा कर रहा था। वो जमा करे, उसका नियोक्ता जमा करे, प्रोविडेंट वो जो फंड था अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड था, जमा करोगे उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन पैसा जब निकालोगे सीधा 50% टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। सीधा 50% करोग्या होगा, करोग्या आय में यहाँ पे शामिल करना पड़ेगा। लेकिन कोई जमा करो उसमें कोई फर्क नहीं है, जितना भी अनलिमिटेड जमा कर सकते हो करो। अब वेतन हो गया, वेतन के बाद उसको और इसमें कुछ नहीं मिला, बस अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में जमा किया था, उसके अलावा इस कंपनी से उसको कुछ मिला नहीं है, भत्ता वगैरह कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ, कंपनी को छोड़ दिया, चला गया, इस कंपनी को छोड़ के, इस कंपनी को छोड़ के चला गया। और 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक वो काम किया किसी दूसरी कंपनी में। कितना महीना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा 8 महीना, पूरा 8 महीना काम किया किसी दूसरे कंपनी में, यहां से यहां तक 8 महीना। तो यहां से उसको वेतन कितना मिला था, 20,000। तो 8 महीने का 8 दूनी 16, 1,60,000 रुपए का वेतन यहाँ मिल रहा है उसको। इस तरीके से इसको गणना करना है ना, जो न्यू आए हैं उसको तो चक्कर आ जाएगा, हो क्या रहा है मसला यहाँ पे। क्वेश्चन तो सीधा साधा दिख रहा है, लेकिन ये तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है यहाँ पे। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक 4 महीने का वेतन 18,000 के हिसाब से 72,000 मिला। फिर अगस्त महीने का 1 तारीख को यहाँ पे जॉब छोड़ दिया, दूसरे कंपनी में चला गया, और 1 तारीख को ही वहां पे ज्वाइनिंग हो गया उसका। तो 1 तारीख से लेकर के 31 मार्च 2023 तक 8 महीना होता है। तो यहाँ पे इस कंपनी से जो वेतन मिल रहा है 8 महीने का 1,60,000 रुपए। इसके अलावा क्या क्या मिला उसको, वहीं पे उसको मिला है गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में से 80,000 रुपए प्राप्त हुए। वो भी गैर मान्यता, पहले से गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, जहां पे वो 10%, उसका मालिक भी 10% जमा कर रहा था उसी कंपनी में बैठ के। अभी भी वो गैर मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, और उसको वहां से कितना रुपए प्राप्त हो रहा है, कितना रुपए निकल रहा है, 80,000 रुपए वहां से उसको प्राप्त हो रहा है, निकल रहा है। अब मैं क्या बोला था, जमा करो कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन वहां से निकालोगे सीधा 50% करोगे होगा। तो 80,000 रुपए पूरा निकाल रहे हो, उसका 50% कितना, 40,000, पूरा राशि करोगे होगा उसका 40,000। यहां पे हम लिख सकते हैं अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड से प्राप्त राशि कितना था, 80,000, उसका 1/2 या 50% कितना, 40,000 रुपए पूरा करोग्य आय में शामिल होगा, उतना करोग्य होगा, और आधा करोग्य नहीं होगा, कर मुक्त होगा वो। ये अपना अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड का नियम है। ये जमा करो कोई दिक्कत नहीं है, निकालो सीधा आधा करोग्य होगा और आधा कर मुक्त होगा। आगे, और ये जो 80,000 है इसके अंतर्गत ब्याज ब्याज सब सम्मिलित है, 20,000 रुपए का ब्याज भी सम्मिलित है, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम आधा कर दिए तो कर दिया, हो गया, सीधा टैक्स लगाएंगे उस पर। आगे, अपने नवीन सेवा काल में उसने अपने मूल वेतन का 15% एक मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में अंशदान किया तथा उसके नियोक्ता का अंशदान 20,800 रुपए रहा। वो पहले अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य था, यहाँ पे अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 10% से जमा कर रहा था, उसका मालिक भी उतना ही जमा कर रहा था, लेकिन वो जॉब छोड़ दिया। वो जॉब छोड़ने के बाद न्यू जॉब में आया, यहाँ पे नवीन सेवा काल में यहाँ पे जो भी सेवा कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, यहाँ पे वो एक प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, बन गया, और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अपने वेतन का 15% तक जमा कर रहा है। वो खुद 15% तक जमा कर रहा है, तो धारा 80C में कटौती मिलेगा, यहाँ पे कर मुक्त होगा वो चीज, लेकिन उसका नियोक्ता जमा जो करेगा वो 12% तक कर मुक्त होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा में कर लेगा। कितना जमा कर रहा है उसका नियोक्ता, 20,800 रुपए जमा कर रहा है। अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाने की आवश्यकता है। वर्किंग नोट, उसका नियोक्ता कितना जमा किया, 20,800 रुपए,
तो क्या 20,800 रुपये वो पूरा करोग्य होगा कि करमुक्त होगा कि क्या होगा? 20,800, 20,800 पूरा करमुक्त नहीं होगा, करोग्य भी पूरा नहीं होगा, उसमें से कुछ छूट मिलेगा। क्यों? क्योंकि नियोक्ता का अंशदान का 12% तक छूट रहता है, 12% तक छूट रहता है। अब नियोक्ता जमा कितना किया है? नियोक्ता का अंशदान कितना है यहां पे? नियोक्ता का अंशदान 20,800 रुपए। अब ये जो 20,800 रुपए जमा किया मालिक उसके प्रोविडेंट फंड में, क्या ये 12% के बराबर किया कि 12% से कम किया कि 12% से ज्यादा किया? ये चेक करना पड़ेगा। और चेक करने का तरीका क्या है? सीधा वेतन का काट दो 12%, तो पता चलेगा कि 12% से ज्यादा जमा कर रहा है कि कम जमा कर रहा है कि उसके बराबर जमा कर रहा है। वेतन का 12% काटने से निकल जाएगा। अब मसला ये आता है, हमें ये इतना तो पता चल गया, इतना पता चल गया कि वेतन का 12% काटने से पकड़ में आ जाएगा, लेकिन वेतन का 12% तो काटेंगे, पर वेतन का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या इसी वेतन को लेना है कि इसको लेना है कि किसको लेना है, कि वेतन में भत्ता वगैरह भी सब चीज शामिल होगा? यहाँ पे जब हम मकान किराए भत्ते की गणना करते समय जिस वेतन को यूज करते हैं, सेम वेतन यहाँ पे भी वही आएगा। यानी कि यहाँ पे वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, यह सेवा के अधीन होना चाहिए, और प्लस % वाला कमीशन, और देखो जब महंगाई वेतन रहेगा तो महंगाई वेतन लेना, महंगाई वेतन नहीं है तो महंगाई वेतन नहीं लेना, महंगाई वेतन भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक, अब मूल वेतन क्या दिया है? अब देखो मूल वेतन ये भी एक वेतन है, ये भी एक वेतन है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज इसमें हो जाएंगे, किसको लेना है? इस जॉब को छोड़ दिया है, वो इस कंपनी को छोड़ दिया, अब वो यहाँ पे आया है दूसरे वाले कंपनी में, और यहाँ से उसको वो वेतन मिल रहा है इतना रुपए 1,60,000, और यहीं पे वो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य है, यहाँ पे तो अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य था, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो जॉब छोड़ चुका है, कंपनी छोड़ दिया, अब न्यू जॉब में करने के लिए आया दूसरी कंपनी में, और दूसरी कंपनी में आके वो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड का सदस्य बना, और यहाँ पे से उसको अंशदान कर रहा है प्रोविडेंट फंड के खाते में। ठीक है, तो यही पे इसी के वेतन को लिया जाएगा 1,60,000। बहुत सारे लोग एकदम उन लोग का सिर गर्म हो जाएगा, यहाँ पे मसला क्या हो रहा है, इसको लेना है कि इसको लेना है कि दोनों को प्लस करके लेना है कि दोनों को माइनस करके लेना है, लोग सोच में पड़ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, ये कंपनी छोड़ चुका है, इसको छोड़ो, इसी कंपनी में ज्वाइन हुआ, इसी कंपनी में अभी भी है, इसी को ले लो। 1,60,000 महंगाई भत्ता है हमारे पास, यहाँ पे महंगाई भत्ता मिला था कि नहीं मिला था उसको बाद में? नहीं, कोई महंगाई भत्ता नहीं मिला उसको, नहीं मिला, कोई महंगाई भत्ता नहीं मिला, महंगाई भत्ता नहीं है, महंगाई वेतन भी हमारे क्वेश्चन में नहीं है, और % वाला कमीशन, कमीशन वगैरह कुछ अच्छे से छानबीन कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर। और ठीक है, कमीशन भी हमारे पास नहीं है, तो वेतन 1,60,000 का 1,60,000 रुपये हमारा निकल के आ रहा है। इसी वेतन को यहाँ पे यूज करना है, वेतन का 12%। ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर देने से भी चल जाएगा। वेतन का 12% 1,60,000 का काटो 12%, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,60,000 का अगर हम लोग काटेंगे 12%, 19,200 होता है। देखो मसला यही पे देखो, समझ आएगा। 12% के बराबर कर मुक्त होता है, यानी कि 19,200 कर मुक्त होना चाहिए, तो 19,200 12% की दर से है, लेकिन जमा कितना किया? 20,800, मतलब ज्यादा कर रहा है, 12% से ज्यादा कर रहा है। वो कितना ज्यादा कर रहा है? माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस कर दो, 1,600 रुपए ज्यादा कर रहे हैं। ये 1,600 रुपए करोगे आय में शामिल होगा नियोक्ता का अंशदान, तो यहां पे लिखना है नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर कितने रुपए? 1,600 रुपए, क्योंकि 12% में कितना था? 19,200। हम वेतन का 12% काटे तो 19,200 आया, लेकिन उसने जमा कितने किया हमारे मालिक ने? 20,800 ज्यादा किया। कितना ज्यादा किया? 1,600 रुपए। वही करोगे हो जाएगा, ये 1,600 रुपए हो गया नियोक्ता का अंशदान 12% से ज्यादा। कितना ज्यादा किया? 1,600 रुपए, यहाँ पे हो गया।
इसके बाद और क्या मिला उसको, उसके द्वितीय नियोक्ता द्वारा उसको एक कस्बे जहां की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है किराए से मुक्त असुसज्जित मकान की सुविधा दी गई है, जिसका नगरपालिका द्वारा किया गया मूल्यांकन 2000 प्रति मास था। उसके नवीन सेवा काल में यहाँ पे जो दूसरे कंपनी में काम कर रहा था, यहाँ पे उसको किराए से मुक्त मकान भी मिला है। और किराए से मुक्त मकान कहाँ पे मिला है, ऐसे जगह मिला है जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है। अब जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है वहां पर हम वेतन का 7.5% काटते हैं। अब यहाँ पे जो असुसज्जित मकान का मूल्य गणना करने बोला जा रहा है, उचित किराया नगर पालिका के हिसाब से 2000 रुपए दिया है, परंतु ये नहीं बोला है कि जो मकान दिया गया है वो मालिक का खुद का है कि किराया पर लिया है। मकान का किराया अलग से नहीं चुका रहा है, मतलब मालिक का खुद का घर है और ऐसा जगह पे है वो घर जहां की जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। अब 10 लाख से कम है मतलब 7.5% लगाया जाएगा उसके वेतन का। अब फिर से मेरे को वर्किंग नोट मिटाना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लो वरना वीडियो पीछे करके देख लेना। किराए से मुक्त मकान का मूल्य निकालना पड़ेगा। ये जितने सारे छोटी छोटी चीजों को निकालने के लिए इतना बड़े बड़े वर्किंग नोट को बनाना पड़ता है। एक नियोक्ता का अनुदान के लिए इतना बड़ा हो गया यहाँ पे, और क्या था, और अभी एक बनेगा किराए से मुक्त मकान। किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन, किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन किराए से यानी कि बिना किराए के उसको घर दिया गया था। कौन सा घर, असुसज्जित, मतलब सुसज्जित नहीं है, कोई साज सज्जा नहीं है उसमें, यानी कि सजावट कुछ नहीं है। अब असुसज्जित मकान उसको दिया गया किराए से मुक्त मकान, उसका मूल्यांकन करेंगे तो कैसा करेंगे, उसका खुद का घर था मालिक का, तो काटेंगे वेतन का 7.5%, यही हो जाएगा असुसज्जित मकान का मूल्य। सिर्फ 7.5% काटना है वेतन का, यह नियम है। क्यों, जनसंख्या 10 लाख से कम है इस कारण से 7.5%। अगर 10 लाख से ज्यादा होता, 25 लाख से कम होता तो 10%, और 25 लाख से ज्यादा होने पर 15%। ये आपको नोट्स में मिलेगा टेलीग्राम चैनल में, या आप कांटेक्ट करो, यूट्यूब में आप कमेंट करो, वहां पे भी अगर हो सके तो वहां पे कर दूंगा, और नहीं हुआ तो टेलीग्राम चैनल में ही आपको मिल पाएगा। और नोट्स नहीं है, बिना नोट्स के इनकम टैक्स बनाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता, नोट्स तो बिल्कुल जरूरी है। तो यहाँ पे जो वेतन है इसमें ना वेतन का मतलब और अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वेतन का मतलब निकाला गया था प्रोविडेंट फंड के लिए, उसकी तुलना में यहाँ पे जो वेतन होता है बहुत अलग होता है। यहाँ पे वेतन बराबर क्या होता है, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता। ये भत्ता कौन सा होना चाहिए, सेवा के अधीन, सेवा के अधीन होना चाहिए, प्लस नॉर्मल वाला कमीशन प्लस बोनस प्लस सभी आरोग्य भत्ते, सभी आरोग्य भत्ते। इन सारे चीजों को जोड़ के देखो, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया सभी आरोग्य भत्ते। अब सभी आरोग्य भत्ते में चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, वर्दी भत्ता, कितने सारे भत्ते को दे सकता है क्वेश्चन में, सारे को उठा के प्लस करना है यहाँ पे। अगर 10-15 भत्ता क्वेश्चन में दे दिया ना तो तेल यहीं पे निकल जाएगा सबका। यहाँ पे कितना भत्ता है, यहाँ पे तो भत्ता ही नहीं है, तो बच गए, यहाँ पे सरल बन जाएगा ये। और 10-15 भत्ता दे दिया ना, 7-8 भत्ता दे दिया तो सबका तेल यही निकल जाएगा। अब मूल वेतन क्या है अपना, कौन सा मूल वेतन लेना है, नीचे वाला कि ऊपर वाला, कि दोनों, नीचे वाला लेना है, क्योंकि जो भी काम हो रहा है अभी सेकंड वाला कंपनी में हो रहा है। सेकंड वाला जहां पे उसको जॉब लगा यहाँ पे, वो कंपनी तो छोड़ चुका है, वो वहां से अपने को कोई रिलेशन नहीं है। अब मूल वेतन यहाँ का 1,60,000 रुपए है। महंगाई वेतन हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में, प्लस महंगाई वेतन भी हमारे पास नहीं है, महंगाई भत्ता भी नहीं है, कमीशन नहीं है, बोनस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब नील एकदम। सभी आरोग्य भत्ते में से कोई भत्ता भी नहीं मिला था इसको, बाद में तो कुछ नहीं मिला, सब नील है। तो हमारा वेतन 1,60,000 का 1,60,000 ही यहाँ पे रह गया है। बहुत सरल बन गया तो बच गए हो, लेकिन ये सब चीज दिया रहता है ना तो सबका तेल वही निकल जाता। जो भी चारा चीज दिया रहेगा सब प्लस करना यहाँ पे,
थोड़ा प्रैक्टिस करोगे सब सरल रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब ये जो वेतन निकला इसका 7.5%, 1,60,000 का 7.5% काटो इसका 7.5%, 12,000 रुपए का, 12,000 रुपए ये हो जाएगा असुसज्जित मकान का मूल्य। पर इसमें से कुछ राशि वसूली करेगा मालिक तो माइनस करना, नहीं करेगा तो नहीं करना। अब क्वेश्चन को फिर से छानबीन करो, क्या उसके अंदर दिया है वसूली राशि? वसूली राशि तो नहीं दिखा रहा है, कहीं पे कुछ नहीं है वसूली राशि का, नहीं दिया है, नहीं है। तो यही 12,000 हो जाएगा असुसज्जित मकान का मूल्य। हम इसको लिख सकते हैं अनुलाभ का मूल्य कितना है, 12,000 रुपए। इसको हमें यहां पे लिखना है किराए से मुक्त मकान का मूल्य कितना रुपए आया, 12,000 रुपए आया है। हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म। अब हम इसको जोड़ेंगे और करोगे वेतन दिखाएंगे। तो सबसे पहला, अब सबको जोड़ना है लाइन से, ठीक है। पहला दूसरा कंपनी सबका एक साथ, 72,000, 1,60,000, 40,000, 1,600, 12,000, 2,85,500 रुपए का आया है, ठीक है। 2,85,600 रुपए, 2,85,600 रुपए ये हो गया इसका शकल वेतन, दिख रहा है ना, ठीक। शकल वेतन माइनस मानक कटौती 50,000 रुपए, माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 50,000 सीधा माइनस 2,35,600 रुपए, 2,35,600 रुपए ये हो जाएगा इसकी करोग्य वेतन, करोग्य वेतन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से बनाना, ये देखो लोग ना ये वर्किंग नोट में तो कंफ्यूज होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अटक जाएंगे, यहाँ पे डेट गिनने में कहाँ से आ गया है। 1 अप्रैल से हमारा वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, 31 जुलाई तक काम किया था 4 महीने का, फिर अगस्त में छोड़ दिया था, फिर अगस्त से लेकर के मार्च तक यहाँ पे 8 महीने काम किया। सिंपल सा तो है, लेकिन सिंपल उन लोग के लिए नहीं है जो न्यू है यहाँ पे, उन लोग का तो तेल निकलेगा यहाँ पे। देख के रखो प्रोसेस को, वीडियो को पीछे करो और देखो किस तरीके से किया गया यहाँ पे, ठीक है। कुछ डाउट जाता है कमेंट में जरूर पूछना, जरूर बताना क्या डाउट जा रहा है, और समझ आया तो भी बताना कैसा समझ लगा, कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और इसके बाद कौन सा है, इसमें ये जो हमारा वर्किंग नोट है इसमें भी कहीं दिक्कत होगा तो इसमें भी पूछना क्या दिक्कत है, नहीं है, लेकिन अपना सारा डाउट क्लियर करके रखना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कौन है यहाँ पे नेक्स्ट वाला, गत वर्ष में एक स्त्री का विवरण निम्नलिखित है, एक स्त्री के साथ, ओ माय गॉड नहीं, मैं स्त्री के साथ नहीं आऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी है 33 नंबर क्वेश्चन है उसमें स्त्री है, ठीक। अब उसके साथ हम आएंगे और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसकी करोगे वेतन क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में यही तक, ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन था, 32 नंबर पूरा क्लियर हो गया। कुछ डाउट होगा तो पूछना, इसके बाद हम 32 नंबर क्वेश्चन के साथ आएंगे, वो भी नेक्स्ट क्लास में, इस क्लास में ही तक। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो सब बढ़िया। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना वीडियो को। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 33 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है।